एंड हार्डली स्टार्ट करते हैं. ओके, एज वी ऑल नो कि न्यूरॉन कम्युनिकेशन क्या है. न्यूरॉन्स एक्सॉन और डेंड्राइट्स के साथ वाया एक्सॉन और डेंड्राइट्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, एक दूसरे को नर्व इम्पल्सेस के थ्रू जो है वो मैसेज पहुंचाते हैं. और एक न्यूरॉन की जो है डेंड्राइट्स या सेल बॉडी या एक्सॉन वो दूसरे न्यूरॉन्स के साथ अटैच होता है और थ्रू द होल बॉडी ये क्या है नेटवर्क न्यूरॉन्स का ये क्या करता है वर्किंग फेज में होता है. अब हम इसमें आ जाते हैं हमारे पास दो फेजेस, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल एंड एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल. रेस्टिंग as the name indicates that body or the neuron is in the rest position. ठीक है. अब न्यूरॉन्स में क्या है कि नर्व इम्पल्स एक जनरेट होनी है, उसने जनरेट जब होगी तो एक्शन पोटेंशियल होगा. जब जनरेट हो के अपना फेज कंप्लीट कर लेगी देन इट विल बी इन द रेस्टिंग फेज. और ये सब किस में होता है, जाहिर है पूरी बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ द सेल्स. तो सेल्स किससे बने हैं, ह्यूमंस के प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है, उनकी आउटर कवरिंग क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. तो ऑब्वियसली वो किसमें जाके अपना आगे कंटिन्यू करेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ कनेक्टेड होंगे और उसके अंदर हर सेल के अंदर अपने न्यूरॉन्स और डेंड्राइट्स और बॉडीज होती हैं प्रेजेंट. अच्छा, अब जो न्यूरॉन रेस्टिंग न्यूरॉन्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, पोलराइज्ड होती है. आयंस की फ्लो जो होती है कंप्लीटली चार्ज जो होते हैं वो इनसाइड और आउटसाइड जो है वो मूव करते हैं. जब रेस्टिंग में आती हैं तो गेट्स क्लोज हो जाते हैं. सिमिलरली जब एक्शन में आते हैं तो गेट्स ओपन होते हैं, आयंस रश करते हैं, सोडियम आयंस अंदर जाते हैं, पोटेशियम आयंस बाहर आते हैं. अच्छा, द फ्लूइड ऑन द इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन इज नेगेटिवली चार्ज. जो इनसाइड रेस्टिंग मेम्ब्रेन में ऑलवेज रिमेंबर कि जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन फेज होता है उसके अंदर क्या होता है कि जो इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन होती है वो नेगेटिवली चार्ज होती है. ठीक है, और जो आउटसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन होती है वो पॉजिटिवली चार्ज होगी. अब ये जो हैं चार्ज पार्टिकल्स जो होती हैं ये परमिएबिलिटी कॉज करती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एक गिवन पॉइंट में, कि जब इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन और इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन जो है चार्जेस ने अपना अपना पोजीशन संभाल ली होती है और वो क्या करती हैं कि एक दूसरे के साथ मतलब अपनी अपनी रिलेटिव जगह पे पोलराइज करते हैं मेम्ब्रेन को. वो क्या होती है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होती है. अच्छा, अब all cells have such a resting potential, but neurons and muscle cells are specialized to transmit and recycle it rapidly. कि जो muscle cells होती हैं यानी कि जो body के muscular cells हैं वो क्या करती हैं कि वो अपने साइकिल को कंटिन्यूस करते रहती हैं. वो रेस्टिंग फेज में एज सच नहीं आते जैसे कि बाकी जो बॉडी के सेल्स हैं, फंक्शंस हैं, जैसे कि हार्ट के सेल्स हो गए, न्यूरॉन्स हो गए, ब्रेन के, ये जिस तरह दूसरे ऑर्गन्स के हो गए, वो क्या करते हैं कि रेस्टिंग में ब्रेन फेज में जाते हैं. बट जो होती है न्यूरॉन्स और मसल सेल्स ये क्या करते हैं, ये अपने साइकिल को रैपिडली जो है वो कंटिन्यू करते रहते हैं. अब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ये किसमें मेजर्ड होती है, हमारे पास मिली वोल्ट्स में. ठीक है, मिली वोल्ट इज 1/1000 ऑफ अ वोल्ट. कि एक वोल्ट क्या है, 1000 वोल्ट है. मिली वोल्ट क्या होगा, 1/1000 ऑफ वोल्ट ही उसके अंदर मेजर होती है. और जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की वैसे जो है ये इसको क्या कहते हैं, इसकी मेजरिंग है वो क्या है, -70 वोल्ट. जब एक मेम्ब्रेन जो है -70 वोल्ट पे आएगी, मिली वोल्ट पे, तो क्या होगी, रेस्टिंग फेज में होगी. सोडियम आयंस की कंसंट्रेशन जो होती है आउटसाइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो बहुत ज्यादा होती है रेस्टिंग मेम्ब्रेन में. और पोटेशियम आयंस और नेगेटिव प्रोटीन्स आयन जो होते हैं इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसकी इनर साइड पे नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट होंगे और आउटर साइड ऑफ द बॉडी क्या है, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है. अब द क्वेश्चन इज कि पोटेशियम आयन भी पॉजिटिव है और सोडियम आयन भी पॉजिटिव है. बट सोडियम पोटेशियम आयंस के साथ जो नेगेटिव प्रोटीन आयंस हैं उसकी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, प्रोटीन्स हैं, वो क्या हैं, इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन जो है वो होंगे प्रेजेंट, नेगेटिव प्रोटीन्स. ठीक है, आउटसाइड सोडियम आयंस के साथ जो है पॉजिटिव प्रोटीन आयंस प्रेजेंट होंगे, काइटाइंस, एनाइंस. ठीक है, अब देन सोडियम और जो है पोटेशियम आयंस ये मतलब एक दूसरे के साथ डिफ्यूज होते रहते हैं. कैसे कि गेट्स खुले होते हैं. अब
हर मेम्ब्रेन के अंदर गेट्स प्रेजेंट हैं। सोडियम के लिए सोडियम गेट प्रेजेंट है, पोटेशियम के लिए पोटेशियम गेट प्रेजेंट है, कैल्शियम के लिए कैल्शियम का गेट प्रेजेंट है, सिमिलरली मैग्नीशियम के लिए उसके अपने गेट्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। बट जो मेन ही हमारे पास इंपॉर्टेंट आइंस हैं वो कौन से हैं? सोडियम एंड पोटेशियम। ये क्या करते हैं कि जाहिर है एक ने बाहर निकलना है, दूसरे ने अंदर जाना है, जैसे जैसे फेजेस कंप्लीट होने हैं तो आपस में एक दूसरे के साथ डिफ्यूज होते रहते हैं, मूविंग फ्रॉम हाई रीजन टू रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, यानी कि एक हाई रीजन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ से। जैसे ही गेट ओपन होगा सोडियम आइंस का, वो क्या करेंगे कि अंदर सोडियम आइंस ज्यादा, बाहर सोडियम आइंस ज्यादा थे, अंदर सोडियम आइंस कम थे, ठीक है। जैसे ही रेस्टिंग मेम्ब्रेन से एक्शन में कन्वर्ट होना था तो गेट्स ओपन हुए और उन्होंने क्या किया, टूवर्ड्स इनसाइड सोडियम आइंस ने रश करना शुरू कर दिया। सिमिलरली जैसे ही फिर अंदर क्वांटिटी ज्यादा होगी, पोटेशियम आइंस का गेट ओपन हुआ तो पोटेशियम आइंस ने क्या किया, बाहर से रश करके वो अंदर से वो फोर्स अप होके बाहर टुवर्ड्स आउटसाइड द मेम्ब्रेन रश उन्होंने अपना कर दिया, ठीक है। अब ये देखें सोडियम पोटेशियम पंप, फिगर 24.4 में आप लोग देख रहे होंगे कि किस तरह ये गेट्स प्रेजेंट हैं। ये जो ग्रीन कलर के आपको शो हो रहे हैं ये सोडियम और पोटेशियम गेट हैं। अच्छा, अब ये जो साथ में गेट्स हैं, गेटेड चैनल्स फॉर आयंस, ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस के लिए ये चैनल्स हैं, ठीक है। अब सोडियम आयंस अंदर जाएंगे तो पोटेशियम आयंस बाहर निकलेंगे, पोटेशियम आयंस अंदर जाएंगे तो सोडियम आयंस बाहर निकलेंगे, ठीक है। ये मैकेनिज्म बेसिकली, ये गेट्स जो हैं ये क्यों रखे गए हैं, ताकि जो पोटेशियम और सोडियम आयंस हैं उनके बैलेंस को जो है मेंटेन किया जाए, ओके। अब सिर्फ जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कर था कि और भी बहुत सारे जो हैं केमिकल्स प्रेजेंट हैं, आयंस प्रेजेंट हैं, जैसे कि कैल्शियम आयंस हो गए। अब कैल्शियम आयंस जो होते ये हैं, इट कैन नॉट मूव इजिली फ्रॉम इनसाइड ऑफ द न्यूरॉन, ये इनसाइड ऑफ द बॉडी प्रेजेंट होते हैं एंड ह्यूज नेगेटिव प्रोटीन आयंस हैं। कैल्शियम आयंस जो हैं ये पोटेशियम के साथ इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं और ये जो है साइज में ये ग्रेटर देन द पोटेशियम आयंस, इसलिए ये इजीली जो है उस मेम्ब्रेन से रिमूव नहीं होते या न्यूरॉन से। हाउएवर जो कंसंट्रेशन होती है सोडियम एंड पोटेशियम आयंस की, ये बाई रिमेन कांस्टेंट। व्हाई? क्योंकि उन्होंने बैलेंस को मेंटेन रखना है। और किस गेट के जरिए जो है, किस पंप के जरिए ये जो है अपना फंक्शन ये परफॉर्म करते हैं, अंदर और बाहर आने जाने वाला सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप। एटीपेज इनको एनर्जी मिलेगी तो जाहिर है वो बाहर जाएंगे, ठीक है। एनर्जी कब मिलेगी? जब एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट होना होता है, जब उनको एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिलता है तब उनके अंदर एनर्जी आती है और वो क्या करते हैं कि अपनी जो जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर होते हैं वाया एटीपेज पंप्स, ठीक है। अब ये जो पंप है ये क्या करता है, सोडियम आयंस को मूव करता है आउटसाइड ऑफ द सेल और पोटेशियम आयंस को क्या करता है, इनसाइड ऑफ द सेल मूव करता है, एज वी ऑल नो। क्यों? क्योंकि अगर ये 3 सोडियम के मॉलिक्यूल्स को जो है बाहर पंप अप करेगा तो बाहर से जो है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पोटेशियम वो इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन जो है वो जाएंगे। ये क्या है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और इस पोटेंशियल पे जो एनर्जी, जो यूनिट, जो चार्ज प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, -70 मिलीवोल्ट। ये थी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जिसके अंदर हमने क्या जो था वो लर्न किया कि इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन क्या है, पोटेशियम आयंस प्रेजेंट हैं और आउटसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन क्या होंगे, सोडियम आयंस प्रेजेंट होंगे विद पॉजिटिव चार्ज अदर आयंस। और इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन पोटेशियम आयंस के साथ कौन से होंगे, नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस। और मेन नेगेटिवली चार्ज्ड आयन कौन सा है, कैल्शियम है। पोटेशियम के मॉलिक्यूल्स के साथ क्या होंगे, कैल्शियम के आयंस प्रेजेंट होंगे इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन। अब mechanism of neuron action changing the resting membrane potential into the action membrane potential. The topic we continued कि किस तरह जो है एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो कंटिन्यू होती है और रेस्टिंग मेम्ब्रेन फेज से जो है सेल है, न्यूरॉन्स है, वो निकलते हैं और एक्शन में जाते हैं। थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, आई एज टोल्ड यू अर्लियर कि ये कौन सा स्टिमुलस है, कि स्टिमुलस क्या होता है कि आपको कोई चीज़ इनिशिएट करे, आपको कोई चीज़ पंप अप करे जिसकी वजह से जो है आप एक्शन के ऊपर रिएक्शन दें, या आपकी बॉडी आपको कुछ कह रही है तो उसके ऊपर आप एक्ट करें, एक्शन करें, ठीक है।
थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, जब भी एक्शन पोटेंशियल का नाम आएगा तो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस साथ में आएगा, क्योंकि जब जब ये स्टिमुलस जनरेट होगा तो एक्शन पोटेंशियल जो है वो जनरेट होगी. दिस इज स्टिमुलस, इट इज इनफ टू इनिशिएट एन इम्पल्स. ओके, अब ये क्या है कि जब ये स्टिमुलस जो है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे अपने आप को एक्ट करता है, तो जो सोडियम आयंस की कंसंट्रेशन है वो बाहर ज्यादा हो जाती है. सोडियम और पोटेशियम गेट्स ओपन होते हैं, तो क्या होता है कि जो सोडियम आयंस जो होती हैं वो मेम्ब्रेन पोटेंशियल को -70 मिली वोल्ट से क्या करते हैं, 0 मिली वोल्ट पे लेके आते हैं. अब दिस लॉस इन मेम्ब्रेन पोलैरिटी इज कॉल्ड डीपोलराइजेशन. व्हाट इज डीपोलराइजेशन? कि जब जो है सोडियम आयंस की परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी आउटसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन, और जो है मेम्ब्रेन रेस्टिंग फेज से निकल रही होगी, तो सोडियम आयंस क्या करेंगे, मेम्ब्रेन पोटेंशियल को, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके पोटेंशियल को, क्योंकि उन्होंने अंदर जाना है, तो वो -70 मिली वोल्ट से 0 मिली वोल्ट पे कर देंगे. फोर्स करेंगे, पुशअप करेंगे, तो जो मेम्ब्रेन अपनी पोलैरिटी एक मेम्ब्रेन ने कायम की हुई है, एक मेम्ब्रेन जो है वो अपने शेप में है, उसने अपनी शेप को खो दी है, वो क्या करेगी, डीपोलराइज हो जाएगी, क्योंकि सोडियम आयंस ने जो है उसकी पोलराइजेशन को, उसके एनर्जी को टुवर्ड 0 कर दिया. जब ये डीपोलराइजेशन अक्कर होगी, तो जो सोडियम चैनल्स हैं, ये सोडियम जो चैनल्स हैं वोल्टेज गेट्स, जिनके जरिए जो है सोडियम अंदर और बाहर मूव करता है, ये सेंसिटिव हो जाएंगे. मतलब जब ये सेंसिटिव होंगे तो क्या होगा कि सोडियम आयंस क्या हैं वो खुल जाएंगे, और सोडियम आयंस क्या करेंगे, न्यूरॉन्स के इनसाइड पे रश करेंगे. रेस्टिंग मेम्ब्रेन में सोडियम आयंस बाहर थे, एक्शन में क्या होगा, सोडियम आयंस अंदर चले जाएंगे मेम्ब्रेन के. कैसे जाएंगे, ये क्या करेंगे, जब रेस्टिंग फेज से एक्शन में आना है तो सोडियम आयंस फोर्स लगाएंगे. वो फोर्स क्या करेगी, जो सोडियम के गेट्स हैं, जो वोल्टेज गेट्स जिनको कहते हैं, उनको क्या करेंगे, सेंसिटिव कर देंगे. जैसे ही वो गेट्स सेंसिटिव होंगे, जो यूनिट था -70 मिली वोल्ट, वो क्या होगा, 0 में कन्वर्ट हो जाएगा. जाहिर है जब कोई यूनिट ही नहीं होगा, कोई एनर्जी नहीं होगी, तो क्या करेंगे, गेट्स खुद ब खुद ओपन हो जाएंगे, और सोडियम आयंस जो क्या है वो रश करेंगे इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन. ठीक है. सिमिलरली अब जैसे ही सोडियम आयंस ने अंदर रश किया, अंदर चले गए, वैसे ही पोटेशियम आयंस के लिए अंदर सफोकेशन हो गई, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बाहर निकलना है. वैसे ही जो है थ्रू दैट वोल्टेज गेट्स पोटेशियम आयंस जो हैं वो फौरन ही, जैसे ही सोडियम आयन अंदर जाएंगे, पोटेशियम आयन इनसाइड ऑफ द सेल हैं, आउटसाइड ऑफ द सेल वो मूव कर जाएंगे. ठीक है. अब जैसे ही पोटेशियम आयंस आउटसाइड ऑफ द सेल मूव करते हैं और बाहर जो है अपने आप को मेंटेन करते हैं, अपने चार्ज को, जो मेम्ब्रेन होती है वो दोबारा से क्या होती है, रीपोलराइज हो जाती है. अब इसमें आप एक चीज को फील करें, आप देखें कि एकदम से माइक ऑफ करें, माइक ऑफ करें. किसने सिखाया इसको? क्लास माइक ऑफ करें. नूर कंटिन्यू. जैसे ही इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन सोडियम आयंस गए और पोटेशियम ने क्या किया, बाहर आए, मेम्ब्रेन जो थी दोबारा रीपोलराइज हो गई. क्यों? क्योंकि जो उनकी मेंटेनेंस थी चार्जेस की, बाहर भी पूरी हो गई जो मेम्ब्रेन को रिक्वायर्ड थी, जो एक न्यूरॉन को रिक्वायर्ड थी, और इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन की जो चार्जेस, जो मॉलिक्यूल्स एक न्यूरॉन को रिक्वायर्ड थे, वो क्या हो गए, पूरे हो गए. पहले मेम्ब्रेन डीपोलराइज हुई, फिर मेम्ब्रेन ने क्या किया, दोबारा रीपोलराइज हो गई. ठीक है. ये साइकिल चलता रहा. So the series of membrane changes trigger a similar cycle in an adjacent region of the membrane, and the wave of depolarization moves down the axon as an action potential. कि जैसे ही जो है मेम्ब्रेन डीपोलराइज हुई, जैसे कि एक फेज रेस्ट में आता है, आप कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट फेज में है तो रिलैक्स फेज में है, तो जैसे ही रिलैक्स फेज से कॉन्ट्रैक्ट में आया, वो क्या हुआ कि एक चीज आगे मूव कर जाती है. लाइक पैरामीशियम, वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते हैं तो ही वो आगे मूव करते हैं. अब उनकी लेग्स वगैरह तो नहीं होती जो वो आगे मूव कर सकें वैसे.
चल सकें। इसी तरह ही जो मेम्ब्रेन के अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है वो ऐसी होती है कि जब एक दफ़ा मेम्ब्रेन डीपोलराइज होती है वो रिलैक्स हो जाती है, फिर जब उसके अंदर दोबारा एक्शन जनरेट होता है, एक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जनरेट होता है, मेम्ब्रेन रीपोलराइज होती है और जो मैसेज होता है वो आगे फॉरवर्ड को मूव हो जाता है थ्रू द एक्सॉन्स। ठीक है, अब ये थी हमारी एक्शन पोटेंशियल। अब एक आता है हमारे पास रिफ्रैक्टरी पीरियड। अब ये रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या है कि जैसे ही एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, नर्व इंपल्स जो है वो अपना वर्क करेगी, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, मेम्ब्रेन क्या होगी, हाइपर पोलराइज्ड हो जाएगी। जब रेस्ट में होती है तो क्या होती है, -70 मिली वोल्ट, लेकिन जैसे ही वो एक्शन पोटेंशियल परफॉर्म कर लेती है तो वो हायर देन -70 मिली वोल्ट पे जो है उसके चार्जेस चले जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि जो पोटेशियम आयंस होते हैं वो बाहर को मूव करते हैं। जितनी देर पोटेशियम आयंस जो है वो बाहर रहेंगे, आउटसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन रहेंगे, वो क्या होगा कि हाइपर पोलराइज्ड रहेगी मेम्ब्रेन, क्योंकि पोटेशियम आयंस जो होते हैं वो इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन रहते हैं। जैसे वो बाहर जाएंगे मेम्ब्रेन हाइपर पोलराइज्ड हो जाएगी। बाहर भी जो है पोटेशियम मॉलिक्यूल्स और आयंस जो है उनकी क्वांटिटी जो है वो ज्यादा हो जाएगी। ये कौन सा पीरियड होता है, रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है। फिर जैसे ही जो है सोडियम के गेट्स, सोडियम पोटेशियम गेट्स दोबारा ओपन होंगे, पोटेशियम आयंस दोबारा अंदर मूव करेंगे, मेम्ब्रेन रीपोलराइज डीपोलराइज दोबारा होगी, तो वो क्या होगा कि जो हाइपर पोलराइजेशन है वो खत्म हो जाएगी। कब खत्म होगी, जैसे ही जो है पोटेशियम आयंस दोबारा मेम्ब्रेन के अंदर जाएंगे और सोडियम आयंस जो है वो मेम्ब्रेन के बाहर निकलेंगे। ठीक है, a minimum stimulus threshold stimulus is necessary to initiate all action potential, but an increase in stimulus intensity does not increase the strength of the action potential. कि एक थ्रेशहोल्ड जो है एक एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करने के लिए, थ्रेशहोल्ड इज वेरी नेसेसरी, जिसकी वजह से जो है एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। इन्होंने ये बताया यहाँ पे कि कोई भी स्टिमुलस, इंटेंसिटी का स्टिमुलस जो है वो इसकी स्ट्रेंथ को, एक्शन पोटेंशियल को मेंटेन नहीं करता है। कौन सा स्टिमुलस मेंटेन करता है, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। द प्रिंसिपल दैट स्टेट दैट एक्सोन विल फायर एट फुल पावर और नॉट एट ऑल इज द ऑल और नन लॉ। ऑल और नन लॉ क्या होता है कि एक एक्सोन है, उसने अपने मैसेज जो है जब कन्वर्ट करना है, जब उसके अंदर एनर्जी आनी है, तो साइंटिस्ट ने उसको क्या नाम दिया है, फायर का नाम दिया है। जब उसके अंदर एनर्जी आएगी पोटेंशियल जनरेट होगा। ठीक है, उसके अंदर पावर आएगी, वो क्या करेगा, मैसेज को ट्रांसफर करेगा अगले न्यूरॉन में या अगले डेंड्राइट्स में या अगले एक्सॉन में या रिस्पेक्टिव जगह पे, ग्लैंड पे या बॉडी के पार्ट पे जहाँ पे उसने जाके एक्ट करना है। दिस इज कॉल्ड ऑल और नन लॉ, कि या तो फायर होगी या तो कुछ भी नहीं होगा, या तो एक्शन में एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट होगा, या फिर रेस्ट फेज होगी। दिस इज कॉल्ड ऑल और नन लॉ। अच्छा, अब इंक्रीजिंग द एक्सॉन डायमीटर और एडिंग अ माइलिन शीट। माइलिन शीट क्या है, जिसने उसके एक्सॉन को ऊपर से कवर किया होता है। इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ कंडक्शन ऑफ अ नर्व इंपल्स। जितनी ज्यादा आपकी स्ट्रॉन्ग माइलिन शीट होगी उतनी ज्यादा नर्व, ज्यादा जो है स्पीड जो है नर्व इंपल्स की वो ज्यादा होगी। एक्सॉन जो है विद लार्जर डायमीटर्स ट्रांसमिट इम्पल्सिस फास्टर देन द स्मॉलर वंस। जाहिर है जैसे जितना लार्ज डायमीटर होगा वो क्या करेगा कि उतनी ज़्यादा जल्दी जो है वो मैसेज को कन्वर्ट करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे दूसरे उसमें। अब इसमें एग्जांपल दी हुई है कि लार्ज एक्सॉन डायमीटर किस में होते हैं। दे आर अमंग मैनी वर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट्स, फॉर एग्जांपल अर्थवर्म्स और क्रेफिशेस के अंदर जो होते हैं लार्ज डायमीटर्स के एक्सॉन होते हैं, मतलब उनका जो डायमीटर होता है, जो उनकी लेंथ होती है वो क्या होती है, लंबी होती है, बड़ी होती है। सिमिलरली जो सबसे लार्ज है इनके स्क्विड्स, स्क्विड्स क्या है, सिफेलोपोड्स, इनको क्या कहते हैं, ऑक्टोपसेस। और ये उनकी ये एक टर्म है, इनका एक्सॉन डायमीटर जो है इट इज ओवर 1 मिलीमीटर एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। एंड एक्सॉन्स हैव अ कंडक्शन वेलोसिटी ग्रेटर देन 36 मीटर पर सेकंड, के 36 मीटर पर सेकंड के अंदर एक जो है एक्सॉन कंडक्शन करता है, इतनी ज्यादा इनकी जो है वो स्पीड है। अभी इन्होंने लोलिगो की ही एग्जांपल दी हुई है, जायंट स्क्विड है। अब ये क्या करते हैं, प्रोवाइड अ सिंपल रैपिड ट्रिगरिंग मैकेनिज्म फॉर द क्विक एस्केप फ्रॉम प्रेडेटर्स। अच्छा,
अब यहाँ पे ये बात आ जाती है कि कैसे एक्सोन काम करते हैं। देखें, अब आपको महसूस हो रहा है कि आप कोई शिकार करने आया है किसी एक जानवर का, किसी एक ऑर्गेनिज्म का। अब उसने क्या करना है कि फौरन एक्ट करना है। अगर वो फौरन एक्ट नहीं करेगा तो वो तो प्रे हो जाएगा उस प्रीडेटर का, वो प्रीडेटर उसको खा जाएगा। ये सिफेलोपोड्स, ये लोलिगो स्पीशीज, ये क्या करती हैं कि इनका इतना फास्ट जो है 36 मीटर पर सेकंड के हिसाब से इनके अंदर मैसेज जो है जनरेट होता है, वेलोसिटी जनरेट होती है। वो क्या करती हैं कि जैसे ही उनको दूर से पता चलता है कि कोई प्रीडेटर आ रहा है, वो फौरन मैसेज पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसफॉर्म करती हैं और वो वहां से अपनी जगह से जो है एस्केप कर जाती हैं। सिंगल एक्शन पोटेंशियल एलिसिड्स, वो उनके अंदर जेटिंग का काज करती हैं। ये शायद मैंने आपको पहले आपको पढ़ाया हुआ है या मैंने दूसरी क्लास को पढ़ाया होगा, लेकिन ये एक जेटिंग का फिनोमिना होता है। आप भी जानते हैं सिफेलोपोड्स में कि वो क्या करते हैं कि इंक एक छोड़ते हैं। ठीक है, वो क्या होती है इंक, ताकि वो जो है उसको चकमा दे सकें या उस प्रीडेटर को जो है इंट्रूड कर सकें उसके अंदर, उसको मतलब अब उसको ये डिसीव कर सकें और वो प्रीडेटर जो है वो अपनी जगह से जो है या वो वापस चला जाए या वो मतलब खुद उनकी इस इंक का शिकार हो जाए। अब ये इंक इतनी टॉक्सिक होती है कि क्या करती है कि ये जो प्रीडेटर आ रहा होता है, अगर वो उसको स्मेल कर ले या उस एरिया में आ जाए तो उसको क्या करती है, किल कर देती है। ठीक है, अब these extend from the brain down the spinal cord and they activate skeletal muscles for rapid escapes. अब ये देखिए ये क्या सारा काम कर रहे हैं, एक्सोन और डायमीटर कर रहे हैं। ठीक है, सॉरी एक्सोन और डेंड्राइट्स कर रहे हैं, नर्व इंपल्सेस चल रही हैं, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है। अचानक ही विद इन मिनी सेकेंड्स, माइक्रो सेकेंड्स, ब्रेन से क्या हुआ, स्पाइनल कॉर्ड में मैसेज गया और स्पाइनल कॉर्ड से स्केलेटल मसल्स में मैसेज गया और उन स्केलेटल मसल्स ने क्या किया, जल्दी से मूवमेंट की और वो एक जगह से दूसरी जगह पे चले गए। ठीक है, अब सॉल्टेटरी कंडक्शन भी एक होती है। ये क्या होती है, टू जंप, ये जंप इसी के अंदर ही ये है। Regardless of axon diameter, myelin sheath greatly increases conduction velocity. Reasons for this velocity increases is that myelin is an excellent insulator. Myelin sheath क्या है, excellent insulator है क्योंकि इसके अंदर से जो है इलेक्ट्रिक इम्पल्स ने जो है वो जनरेट होना है। अब इस टॉपिक को हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे यहाँ से। थैंक यू सो मच।